हाँ यार, रिकॉर्डिंग का मुझे बता दिया करो। अच्छा, जुनैरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी अब। भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। हो रही है सर, शेयर हो रही है। अच्छा भाई, फिर से सुन लो। कहानी ये है, आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करना चाह रहे ना, कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त आप ये काम ये कर सकते हो कि सबसे पहले इस अरवाइन का ना रिकमेंडेशन तरीका ये है कि आपका जो एक्चुअल अरवाइन यहाँ पर इंस्टॉल सेव हुआ है ना, आप इसी की कॉपी बना लो और कहीं भी अपनी डेस्कटॉप पे या कहीं भी जो है वो सेव कर लो। वो इसलिए सेव कर लो जनाब, क्योंकि आप जो है वो इसकी बनी बनाई फाइल में एडिटिंग करने जा रहे हो, मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करने जा रहे हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप दोबारा से इंस्टॉलेशन से बच जाओगे। आपने एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो वहीं रहने दी। आपने क्या किया, सीधा सीधा जो आपने किसी और डायरेक्टरी में सेव किया है ना अरवाइन का फोल्डर, आप वहां पर जाओ, एग्जाम्पल के फोल्डर में जाओ और यहाँ पर प्रोजेक्ट सैंपल नजर आएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर क्या नाम है भाई आपका? सर मैं बोल रहा था कि हमारी दूसरी आईडी में बैठ तो इसमें टाइम ज़ाया हो गया। यार तो आप लोगों को किसने पता नहीं दे दी कोई गलत आईडी। मैंने तो एलएमएस से बाकायदा आप लोगों को मैसेज किया था। पता नहीं स्ट्रेंज कि ऐसा काम क्यों हुआ। चलो खैर। अच्छा, प्रोजेक्ट सैंपल में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन फाइल मिलेगी। इसको डायरेक्ट ओपन कर लो अपने विजुअल स्टूडियो में, तो आपको इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे ये मैंने अफान के नाम से सॉल्यूशन बनाया और पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे ना, सॉल्यूशन फाइल को चलाओगे, तो उसमें मेन के नाम से ASM फाइल भी होगी। और उसमें अभी इस ASM फाइल में तो अभी कोई कोड नहीं है ना, उसमें कोड भी मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को नोटपैड से ओपन करूँ ना, तो इसमें कोड मौजूद होगा और ये कोड है बिल्कुल बिगनिंग कोड। सही है ना, ये बिगनिंग कोड है बिल्कुल। अब क्योंकि हमने नए सिरे से एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो जाहिर सी बात है मैं अपने फाइल में काम करूंगा। तो देखो, कोड की पहली इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होती है, आप यहाँ पे लिखोगे इंक्लूड अरवाइन 32.inc। फिर उसके बाद आप दो सेगमेंट बनाते हो, एक होता है डॉट डाटा सेगमेंट और एक होता है डॉट कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट, ये दो अलग अलग सेगमेंट होते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होगी ना, असेंबली इंस्ट्रक्शन होगी कि भाई एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में पास करना है, रजिस्टर में मूव करना है, लूप चलाने हैं, कंडीशन चलानी है, वॉट एवर एरेज चलाने हैं, वॉट एवर जो बला 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 जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आप कोड सेगमेंट में देते हो। और जितने भी वेरिएबल एरे की डिक्लेरेशंस वगैरह होती हैं ना, वो आप इस सेगमेंट में देते हो। ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज में कमेंट करने का तरीकेकार क्या है, ये है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है। और इसी तरीके से मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीकेकार हमारे पास कुछ ये है, यहाँ पर मैनुअल में मौजूद होगा। अच्छा जी निम्रा, क्या बात समझ में नहीं आई, दोबारा बता देते हैं, रिपीट कर लेंगे। यार आप लोग वॉइस में क्यों नहीं बात कर रहे, क्या वो माइक वाइक सर खराब है ये क्या? जो सर आपने जो बताया है कि कोड सेक्शन में क्या होता है और डेटा सेक्शन में क्या होता है, ये सब हाँ बता दें फिर ठीक है, से। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने इंक्लूड फाइल जो है वो ऐड करवानी, लाइब्रेरी फाइल, जो कि आपके कोड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद आपने दो सेगमेंट बनाने होते हैं, एक
डाटा सेगमेंट और एक होता है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर आपके पास एक मेन प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन प्रॉक। प्रॉक जो है वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि उससे पहले जो कुछ लिखा हुआ है उस नाम का एक प्रोसीजर बन रहा है। सही है। मेन एंड पी, मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना दूं फिर आपको ये सेगमेंट बताता हूं। मेन एंड पी का क्या मतलब, जो आपने प्रोसीजर बनाया आप उसको, एंड पी क्या है, एंड पी आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी एक कीवर्ड है जो कि पी का मतलब होता है ये एंड कर रहे हैं प्रोसीजर, और उससे पहले जो प्रोसीजर का आपने नाम दिया है प्रोसीजर का नाम और डॉट एंड पी। ठीक है। उससे पहले आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो एग्जिट की, एंड पी के बाद आप यहाँ पर लिखते हो एंड मेन। अब जनाब ये पूरा एक टेम्पलेट है आपका बिगनिंग टेम्पलेट कि सबसे पहले इंक्लूड फाइल आपने ऐड करवाई, उसके बाद दो सेगमेंट बना लिए। अब क्लास कोड और डेटा के दरमियान जो ये वाला सेक्शन है ना जिसमें मैंने ये डैश 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 दिया है, इसके अंदर तमाम वेरिएबल्स और एरेज वगैरह की डिक्लेरेशन होती है। तो जनाब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट करके, वेरिएबल्स और एरेज डिक्लेरेशन एरिया। जनाब ये होता है हमारे पास कोड डाटा सेगमेंट, और ये होता है कोड सेगमेंट, यानी ये जो बीच का जो गैप है ना इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि जनाब हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उन वेरिएबल में वैल्यू क्या देनी है, उन वेरिएबल में कंडीशन क्या देनी है, लूप इस्तेमाल करना है, ये तमाम काम जो है वो प्रोसीजर के अंदर होता है। कोड सेगमेंट के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर होता है। जैसे कि सी शार्प की अगर हम लोग बात कर लें तो जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कोडिंग करते थे वो कहाँ होती थी, मेन में होती थी। तो इसी तरीके से ये भी एक मेन सेक्शन है। असेंबली लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव। आप डाटा स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कुछ भी लिखो, हर सूरत में चलेगा, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। असेंबली लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हम कुछ नहीं सिर्फ हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड की। सही है। तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमने जैसे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेते थे, तो यहाँ पर भी हमें वेरिएबल लेने होते हैं लेकिन उनकी टाइप कोई इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि असेंबली पे काम कर रहे हैं, मेमोरी पे काम कर रहे हैं, प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, तो जनाब हमें बाइट बिट वगैरह में बतानी होती है साइज। तो अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल नेम के नाम से और उसकी टाइप दे दी बाइट, और उसके अंदर मैंने अपना नाम जो है वो प्रिंट करवा दिया, या आप अब हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल ले लो। अब ये उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको कॉमा के बाद ज़ीरो क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप इस ज़ीरो का मतलब होता है ये एक असेंबली इंस्ट्रक्शन है, ये आपके स्ट्रिंग को क्लियर करती है। यानी अगर आपका स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, तो अक्सर ज़ीरो ना लगाने पे क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक और करेक्टर किसी सिंबॉलिक फॉर्म में प्रिंट करवा रहा होता है कि जो वो कोई जो है वो कोई स्माइल फेस इसने जनरेट करवा दिया, या कोई उसने पान का फेस जनरेट करवा दिया, या कोई भी सिंबल जो है वो उठा के ले लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग वो एक से इस पूरे स्ट्रिंग से एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा कंसीडर कर रहा होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो। तो जनाब हमने यहाँ पर नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप दे दी बाइट। क्लास में फिर बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ हम लोग कोड नहीं सीख रहे ना, तो अभी मैंने बाइट के बारे में बताया कि बाइट ही मैंने क्यों लिया है, अभी हम कोड में नहीं आ रहे, कोड करने का तरीक़ेकार देख रहे हैं कि भाई कोड हमने जो एनवायरनमेंट बनाया है कि क्या उस पर ये वाला कोड चल भी रहा है या नहीं, मेरा नाम प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन लैब नंबर 1 का पार्ट नहीं है, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखिएगा, परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने सिंपल एक वेरिएबल लिया है जिसकी टाइप हमने बाइट रखी है और उसमें हमने अपना नाम स्टोर करवा दिया। अब ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कहाँ किया, डाटा सेगमेंट में, क्योंकि डाटा सेगमेंट में हम काम ये वाला करते हैं, जो भी इनिशियलाइजेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, वो हम ये वाला यहाँ पे काम करते हैं। अब हमें नाम प्रिंट करवाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, मूव EDX कॉमा ऑफसेट ऑफ नेम, और अरवाइन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा, कॉल राइट स्ट्रिंग। ना तो अभी हमें ये इंस्ट्रक्शन के बारे में पता है, ना तो हमें इस फंक्शन के बारे में पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस काम से क्या होगा। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पूरे इन्वायरमेंट में या मेरे पूरे कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो आप क्लास याद रखिएगा, इसमें असेंबली लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते वक्त एक चीज़ आप लोगों के साथ यकीनन होगी, और वो ये होगी कि आप अगर एक से ज़्यादा, यानी आप 3-4 दफ़ा अगर आपने एररेबल अगर प्रोग्राम को चलाया, तो आपकी फाइल जो है वो वहीं क्रश हो जाएगी, और आपको या तो विजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट करना पड़ेगा या तो आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टार्ट करने से पहले डीबग कर लो, बिल्ड कर लो। बिल्ड में ही आपको बता देगा कि जनाब आप यहाँ पर कहीं एरर कर रहे हो, कहीं या जो भी है। ठीक है, अभी हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम एक एरर कर रहे हैं, मूव EDX अच्छा भाई, क्या एरर कर रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पर। ऑफसेट कैपिटल तो नहीं आएगा? हाँ हाँ, बाइट और नहीं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करते हैं। NAME बाइट, अच्छा नेम कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड होगा मे बी। include dot 132 dot data dot code new box। इनवैलिड और करप्ट फाइल जो भी है। नहीं नहीं भाई, इस ऑफसेट का एरर नहीं है, यहाँ पर लिंकर फाइल का जो है वो एरर दे रहा है। उसको देख लेते हैं, आपने प्रॉपर्टी। इन्वायरमेंट सही से क्रिएट नहीं किया। हाँ, मे भी कुछ ना कुछ देख लेते हैं, स्टेप देख लेते हैं लिंक में।
विजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। तो लाइब्रेरीज के इंपोर्ट पे कोई मसला होगा कि मेरे पास भी यही मसला आ रहा है। यार क्लास से पहले तो मैंने एक फाइल अपनी क्रिएट की थी, ये वाली, ये तो सही चल रही थी बिल्कुल। इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो चल रही है बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लो भाई, इसमें भी वही स्टेपिंग हुई भी। अगर आप यहाँ पर इसको मेक श्योर कर लो, बिल्ड कस्टमाइजेशन में वो दोनों काम होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लिंकर की बात करें तो लिंकर में सबसे पहले डायरेक्टरी में अरवाइन का फोल्डर अटैच हुआ हुआ है। इनपुट प्रॉपर्टी में arwine32.lib लिखा हुआ है। ठीक है, या तो मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, मेक श्योर कर लेना इसकी जो है स्पेलिंग्स। और अरवाइन माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर में मैंने यहाँ पर इंक्लूड पार किया हुआ। ठीक है, वो तीनों स्टेप जो है वो मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए। और तो यहाँ लिंकर पर के इनपुट पे आपने INC दिया है, LIB नहीं दिया है जो प्राइमरी INC दिया फाइल हुआ। है। हाँ देखो ना, यकीनन कोई ये मिस्टेक चल रही है ना, इसको मेक श्योर कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। LIB देना है भाई। यहाँ पर जाइए प्रॉपर्टी में और यहाँ पर लिंकर में इनपुट प्रॉपर्टी में जाके, हाँ ये देखो ना मैंने मिस्टेक की हुई है। INC नहीं देना, LIB देना है, लाइब्रेरी फाइल। इसको ओके करें, अप्लाई करें, और अब जो है वो इसको चला खुशी खुशी। ठीक है जनाब, अब देखो ये बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। थैंक यू लड़के। वो चीज़ जो है ना, INC नहीं देना, INC जो है इंक्लूड फाइल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी फाइल हमें देनी है, जिसको मैंने बताया भी था कि वो यहाँ पे मौजूद होती है, ये वाली लाइब्रेरी फाइल LIB, ये ऑब्जेक्ट 32 डॉट, ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी फाइल। अगर हम यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शन देखें, एक्सटेंशन देखें, तो यहाँ पर ये देखें ये वाली फाइल जो है वो सपोर्ट करें। तो अब जनाब यहाँ पर आते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ये था, इसको डीबग कर लेते हैं। अच्छा, अब डीबग करने के लिए अब ये स्क्रीन आएगी और चली जाएगी। तो टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, अरवाइन हमें एक फंक्शन देता है कॉल वेट MSG, और आप यहाँ पर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लो। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मेरा नाम, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन देखो क्या है, हमने एक वेरिएबल दिया माई मैसेज का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसी की बात कर लें तो इधर हमने दिया था नेम, बाइट में मैंने यहाँ पर दिया था अपना नाम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का भी एक काम है, मैं बताता हूँ, लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन को हटा रहे हैं। और उसके बाद मूव EDX कॉमा के बाद यहाँ पर नेम।
इसको बिल्ड करेंगे पहले। यहाँ पर नेम क्योंकि एक प्री डिफाइंड कीवर्ड हो सकता है, हम इसको नेम 1 कर लेते हैं। दोबारा इसको बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये स्क्रीन आई और चले गई। टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन कॉल वेट MSG। तो जनाब यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब क्लास देखो, अभी इससे प्रीवियस वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में क्या फ़र्क है कि भाई प्रीवियस वाले रिजल्ट में जो मेरा स्ट्रिंग था उसके नीचे ये लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो मैंने 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो रिमूव की थी और उसने क्या किया, मेरे स्ट्रिंग के साथ इस मैसेज को भी जो डिफ़ॉल्ट तौर पर आता है उसको भी अटैच कर दिया। तो लाइन ब्रेक करने के लिए वाली इंस्ट्रक्शन थी कौन सी, ये वाली, कॉमा 0 DH कॉमा 0 AH। ये क्या है, ये असेंबली, प्योर असेंबली इंस्ट्रक्शन है जो कि लाइन ब्रेक करती हैं। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद 0 DH कॉमा 0 AH लिखा, तो जब भी ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपका जो है वो जो भी अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या है, कैरियज रिटर्न लाइन फीड कहलाती है ये इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कैरियज रिटर्न लाइन फीड। जबकि अरवाइन भी हमें एक फंक्शन देता है लाइन ब्रेक करने का, वो भी देख लो। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लगा रहा, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो मेरा स्ट्रिंग प्रिंट कर रही है, राइट स्ट्रिंग, जब ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दे तो अरवाइन मुझे लाइन ब्रेक करने का एक फंक्शन देता है कॉल CRLF। तो CRLF का मतलब ये होता है कैरियज रिटर्न लाइन फीड। तो जो मैंने पहले लिखा ना 0 DH वो ये था, और फिर मैंने लिखा 0 AH वो ये था। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरा स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है भाई। तो वहाँ उस वक्त ये मिस्टेक हो रही थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था कि क्लास यहाँ पर आपने इसकी प्रॉपर्टी में जो लिंकर की इनपुट प्रॉपर्टी है वहाँ पे लाइब्रेरी फाइल आपने देनी है। मैं इंक्लूड फाइल दे रहा था, थोड़ा मुगालता हो गया था, तो लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे देनी है जिसकी वजह से वो एरर था, वरना और कोई एरर नहीं था हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे बताओ कि कोई ऐसी कंफ्यूजन जो समझ में ना आ रही हो। इसको भी अभी फ़िलहाल छोड़ दो इस इंस्ट्रक्शन को, और एग्जिट लिखो या ना लिखो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी स्टूडेंट्स एक्नॉलेज कीजिए, किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर हम 0 के इस्तेमाल करते हैं ये। जी 0 के लिए मैंने बताया था आपको कि अक्सर ऐसा होता है और नहीं भी होता। सही है, अक्सर ऐसा होता है और नहीं भी होता कि अगर हम 0 नहीं लिखते ना तो जो असेंबलर होता है ना वो हमारे पूरे स्ट्रिंग से एक वैल्यू एक्स्ट्रा रीड कर रहा होता है। उसको क्लियर करने के लिए जब एक्स्ट्रा रीड करता है ना तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई आपके नेम के बाद एक और कैरेक्टर जो है वो किसी और सिंबॉलिक फॉर्म का ये ले रहा होता है कि कोई सिंबल बना दिया, स्माइली फेस बना दिया या कुछ, वो एक गार्बेज कैरेक्टर होता है। उस गार्बेज कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए हम 0 लिखते हैं। ठीक है ना, ये है वर्किंग 0 की असेंबली इंस्ट्रक्शन है। जी और कोई सवाल किसी किस्म का? तो अब यहाँ पर लैब नंबर 1 में देख लो भाई, लैब नंबर 1 में था क्या, लैब नंबर 1 में ओवरऑल बात ही यही थी कि भाई मैसम के बारे में बताया गया था। अरवाइन जो लाइब्रेरी हमने उठाई है वो बेसिकली अरवाइन बुक एग्जाम्पल कहलाती है। रिक्वायर्ड सेटअप के बारे में बताया कि भाई 32 बिट एप्लीकेशन पे काम करेंगे विजुअल स्टूडियो के लिए, और यहाँ पर आपको पूरा अच्छा एक चीज़ और,
कि कैसे पता चलेगा कि जनाब आपके विजुअल स्टूडियो में माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर एग्जिस्ट करता है या नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये वाइवा का मेन क्वेश्चन है, ये मैं पूछूंगा लास्ट में। वो जवाब जो है वो इस पैराग्राफ में, कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप जो भी वर्जन विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे हो उसमें असेंबलर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जनाब सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आपके विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट में ml.exe की अगर फाइल होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके विजुअल स्टूडियो में असेंबलर एग्जिस्ट करता है। अब ये ml.exe की फाइल कहाँ से मिलेगी, वो इस लिंक पे मिलेगी कि जो सी में जो प्रोग्राम फाइल्स में आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 यूज हुआ हुआ है, 10 इंस्टॉल हुआ हुआ है, उसके वीसी का एक फोल्डर है, उसके बिन में ये है। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो प्रोग्राम फाइल और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कौन सा बताया था यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 10 पॉइंट समथिंग, इसमें जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वीसी का एक फोल्डर है, वीसी के फोल्डर में बिन में जाकर कहीं भी अगर आपको ये वाली फाइल अगर दिख जाए तो आंखें बंद करके मान लिया हो कि भाई आपके पास असेंबलर एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पर मैनुअल में लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट यू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस बोथ इंक्लूड करंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, you can verify the Microsoft macro assembler installed by looking the ml.exe file। ठीक है जी। अब आ जाओ दोबारा यहाँ पर। अब जो आपके पास अरवाइन के फोल्डर में जो लाइब्रेरी फाइल थी, ये इसके बारे में हर लाइब्रेरी फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई उसका क्या क्या काम होता है। cmd.exe जो है वो शॉर्टकट है विंडोज कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ग्राफ विंड इंक्लूड द राइटिंग विंडोज एप्लीकेशन। अरवाइन 16 की अगर हम इंक्लूड फाइल की बात करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, प्रोसीजर जो है वो आगे जाके हमारे पास प्रोसीजर की लैब है बाकायदा, लैब नंबर 9 या 10, एक से ज़्यादा प्रोसीजर भी बनते हैं। सही है, जैसे मेथड एक से ज़्यादा, मेन के अलावा भी आप सी शार्प में मेथड बनाते थे ना, स्टैटिक मेथड, तो इसी तरीके से प्रोसीजर भी मल्टीपल बनते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स में भी कॉल करवाया जाता है। सही है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होता है। ठीक है अनस? यस सर। अच्छा, sir। अब इसी तरीके से यहाँ पर arwine32.inc ये इंक्लूड फाइल है यूज टू arwine32 लिंक लाइब्रेरी। सही है, मैनुअल में ये देख लेना, मैनुअल में आप लोगों से अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद रिकॉर्डिंग के साथ। और ये आप लोगों को स्टेपिंग लैब नंबर 1 में सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करना बताया हुआ है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये सैम्पल कोड, क्योंकि इन्वायरमेंट बनाया हुआ है तो इन्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए एक सैम्पल कोड है। अगर किसी को लैब नंबर 1 में ये कोड नहीं भी आ रहा ना तो इट्स ओके, लैब नंबर 2 से कोडिंग स्टार्ट है। एक्चुअल फंडामेंटल जो है ना असेंबली लैंग्वेज के, वो लैब नंबर 2 से स्टार्ट है। और यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास जो सैम्पल कोड आपको ऊपर दिया हुआ है उसको रन करके बताया गया है कि भाई आपने इन्वायरमेंट बिल्कुल सही बनाया हुआ है और जो है वो आप इम्प्लीमेंट करो। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई जो अरवाइन के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उसमें सैम्पल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सॉल्यूशन फाइल आपको क्या करनी है, ओपन करनी है डायरेक्ट। अगर कोई इन्वायरमेंट में किसी को मुगालता हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फॉर द टाइम बिंग अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो कि अरवाइन में जाओ, एग्जाम्पल्स में जाओ, एग्जाम्पल में सैम्पल प्रोजेक्ट है, उसमें जाकर ये प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आप ओपन कर दो।
प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लो, देन उसके बाद यहाँ पर आपको main.asm फाइल भी मिलेगी। अगर आप इस फाइल में जाओगे तो ये देखो, ये वही सैम्पल कोड है। अगर हम यहाँ पर इनके टाइटल्स को हटा दें तो ये वही सैम्पल कोड है जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया कि इंक्लूड arwine32.inc.data.code, ठीक है। कॉल CARLS ये क्लियर स्क्रीन के लिए इंस्ट्रक्शन होती है अरवाइन की। अच्छा, इसी तरीके से मूव EDX में ऑफसेट वेरिएबल का दिया और कॉल राइट स्ट्रिंग जो है वो इस रजिस्टर की वैल्यू को रीड कर कर जो भी इसके अंदर एड्रेस है उस एड्रेस पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने का काम कर रहा है। सीधा सीधा एग्जिट मेन एंड पी। मेन क्या है? आपके प्रोसीजर का नाम। एंड पी इंस्ट्रक्शन है, आपके प्रोसीजर एंड हो रहा है। इसी तरीके से ये एंड पी है तो प्रोसीजर के लिए ना, अगर आप लोग कोई लूप भी इस्तेमाल करेंगे ना आगे जाके तो उसके लिए एंड डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलो क्लास, यहाँ पर आप लोगों का ब्रेक टाइम हो गया है, 10 बज गए, तो ब्रेक ले लो, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग ज्वाइन करते हैं 10:20 पे। कोई सवाल है तो कर लो, अभी 5 मिनट की मीटिंग रह गई है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं मीटिंग यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ, वैसे ये हमारे लैब का आज का पार्ट है नहीं। देखो, मूव इंस्ट्रक्शन ये बेसिकली एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं, ठीक है। अब आप अगर C# में कोई वेरिएबल की वैल्यू क्या करवाते थे, प्रिंट करवाते थे ना, तो आप क्या करते थे, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी और सीधा सीधा वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन के में पैरामीटर दे के वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। लेकिन यहाँ पर तरीक़ेकार क्या है कि आपने जो वेरिएबल लिया है ना उसको रजिस्टर की कहानी भी मैं अभी नेक्स्ट सेशन में समझाता हूँ। रजिस्टर जो होते हैं ना वो क्लोज टू द CPU होते हैं, सबसे नियरेस्ट जो होते हैं CPU के वो रजिस्टर्स होते हैं, सही है। और सबसे दूर जो होती है वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो हम क्यों ना हार्ड डिस्क से काम करते करते बजाय इसके कि हार्ड डिस्क से पहले रैम में आएगा, रैम से जो है वो मेमोरी में, वो कैशे में बनेगा, फिर उसके बाद जो है रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर फिर मूव, तो हम डायरेक्ट क्यों ना रजिस्टर में काम कर लें। क्योंकि शर्मा साहब ने बताया था ना कि भाई असेंबली लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल हो रही है ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाए, टाइम बच जाए। तो टाइम ही तो बच रहा है। डायरेक्ट रजिस्टर में हम वेरिएबल का ऑफसेट पास करवा रहे हैं और इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रजिस्टर की वैल्यू जो है वो CPU रीड कर रहा है, ठीक है। टाइम ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हैं। तो इसको मज़ीद सर डिस्कस अगर करते हैं। C++ जी इंस्टॉल नहीं है विजुअल स्टूडियो में तो हम वो इंस्टॉल करना होगा। जी, वो हो भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। देख लो कोई तुम्हारा टेम्पलेट मिसिंग होगा, उस टेम्पलेट को उठा लो, फ्रेमवर्क में जाके। ठीक है जनाब, तो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं 10:20-25 में, ठीक है। चलो, थैंक यू।